Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम सतीश चंद्र की बुक को आगे कवर करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं। आज के सेशन में हम एजुकेशन, साइंस एंड रिलीजियस लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो ये समझेंगे कि मिडिवल इंडिया में कैसे एजुकेशन, साइंस और रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे, और मैं आपको कंटेंट बताती हूँ आज का क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए ही ये वर्क करेगा। तो आप एक बार देख सकते हैं कि आज का कंटेंट क्या है। तो पहले तो हम लोग सारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो देखेंगे, फिर हम रिलीजियस मूवमेंट्स और बिलीव्स कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के पंथ के बारे में, और कैसे इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट हुआ उससे जुड़े हुए कई सारे लोग आए। तो वो सारे पॉपुलर मूवमेंट और उससे जुड़े हुए पॉपुलर संत, ठीक है, जो भी अलग अलग संत आए उनके बारे में हम जानेंगे। बहुत कुछ हम लिंगायत और वीर शैव मूवमेंट के बारे में भी जानेंगे। बहुत से इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स आए, उन फिलोसफर्स की भी हम जानकारी लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चंस मेंस और प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट एज वेल। इसके बाद हम जानेंगे रामानुज के बारे में, रामानुज और उनके फॉलोअर्स, और उसके बाद आगे चीज़ें कैसे डेवलप हुई, ठीक है। तो काफ़ी सारा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हमारा कवर होगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एजुकेशन कैसी थी। देखिए, कोई मास एजुकेशन का कोई ऐसा आइडिया नहीं था, और पढ़ाई लिखाई थी, पर बहुत सारे जो पुराने सेंटर्स होते थे, जैसे कि एंशियंट इंडिया में हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी। चोला एम्पायर के अंदर भी घटिका, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कांची में हुआ करती थी। लेकिन अब वो थोड़ी डिक्लाइन हो गई। अब लोग जो है ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ने लग गए। जब उनको लगता था कि हाँ, कमाने के लिए पढ़ना होगा, तो वो पढ़ते थे। रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो बहुत कम लोग ही समझते थे, ज़्यादा लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक स्मॉल सेक्शन जो है उसके पास ही ये कन्फाइंड था, और ज़्यादातर वो ब्राह्मण्स होते थे। तो ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था। और बात करें अगर अधिकार की, तो वो तो बदल रहा है क्योंकि लोगों की सोच बदल रही थी। पर एक होता है कन्वेंशन बन जाता है। कोई कोई चीज़ क्या होती है कि आप अगर बहुत पुराने समय से करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, तो समाज के लोग उसमें ही अपने आप को जीना सिखा लेते हैं और उसी के अंदर ढल जाते हैं। तो कुछ अपर क्लासेस के सेक्शंस थे, स्पेशली कायस्थ थे, जो लिखने का काम करते थे। ये बहुत अच्छे स्क्राइबर्स होते थे। तो पहले प्रिंटिंग तो होती नहीं थी, तो कुछ भी काम अगर कॉपी करना है, लिखना है, तो उसके लिए कायस्थ को बुलाया जाता था। कुछ जो मंदिर हुआ करते थे उनके अंदर भी पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हुआ, और हायर एजुकेशन के लिए अरेंजमेंट्स किए गए ताकि लोग वहाँ पे पढ़ लिख सकें। जो मेन सब्जेक्ट्स वहाँ पे स्टडी किए जाते थे वो ये होते थे कि वेदास को, अलग अलग ब्रांचेस को वेदास का पढ़ना है, और ग्रामर, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अगर बात करें सेकुलर एजुकेशन की, तो ये बहुत था, और फॉर्मल रूप से ये सबको यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया ही जा रहा था, जैसे कि बिहार में नालंदा, देन इसके बाद बिहार एंड उदंतपुरा, जिसको उदंतपुरी भी कहते हैं, ये वो जगहें थी जहाँ पे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता था। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, और तिब्बत से भी आते थे, और वो यहाँ पे पढ़ते थे। इन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था पाला रूलर्स ने बंगाल और बिहार में, और फिर बाद में आगे आने वाले रूलर्स ने भी किया। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन का जो एक कहो कि क्वालिटी है, वो थोड़ी सी ख़राब होने लग गई। जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, और जब बहुत ज़्यादा अटैक्स, इन्वेशंस, कॉलोनाइजेशन, इस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव पढ़ाई लिखाई पे तो पड़ेगा ही, और वो बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा प्रभाव है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी। इसके बाद अगर कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का, और कई सारे जो शिव सेक्ट्स थे और जो सेंटर थे लर्निंग के, वो फ्लरिश हुए कश्मीर में ड्यूरिंग दिस पीरियड।
इम्पॉर्टेंट जो मठ हैं वो भी सेटअप किए गए थे साउथ इंडिया में, फॉर एग्जांपल मदुरई में, श्रृंगेरी में। और इससे बहुत मतलब हेल्प मिली कि जो कल्चरल यूनिटी है इंडिया की उसको बढ़ाया जाए, उसको अपहोल्ड किया जाए। तो बहुत सारे मठ हुआ करते थे। ये मठ क्या है? मठ का मतलब है एक मीटिंग सेंटर जहाँ पे लोग मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, चीज़ें को लिखते हैं, और एक तरीके से अलग अलग भारत के हिस्से से जो जानकार है वो वहाँ आते हैं। तो इस तरीके से मठों का भी सेटअप हुआ करता था। बात करें अगर साइंस की, तो साइंस की जो ग्रोथ है वो चल रही थी, लेकिन थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। और जिस तरीके से एंशियंट टाइम में डेवलपमेंट हुआ करता था, जैसे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज एंशियंट इंडिया में हमने देखी, वो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया कोई अब लीडिंग कंट्री नहीं है साइंस के फील्ड में। सर्जरी भी डिक्लाइन हो चुकी थी, और सर्जरी जो है वो एक मतलब प्रोफेशन बन चुका था बार्बर्स का। तो आप कह सकते हो कि सर्जरी का जो है कुछ खास बहुत बड़े लेवल पे स्कोप नहीं हुआ। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में लोगों का ज़्यादा ध्यान है कि क्या क्या मतलब होगा मेरी ज़िंदगी में और कैसा होगा। तो भविष्यवाणी लोग ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। हालांकि जो एक एडवांस है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में हो रहा था, और वो आज भी इंडिया में है। आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स के मामले में इंडिया का नाम प्राचीन समय से ही लिया जाता है, और इंडिया में बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस हुए, और आज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इंडिया से होते हैं। तो इसमें जो लीलावती थे ऑफ भास्कर सेकेंड, ये जो है ये एक रचना है भास्कर सेकेंड ने जो लिखी है, लीलावती। ये एक ऐसी रचना है जो कि मिडिवल इंडिया में ही लिखी गई थी, और वो एक स्टैंडर्ड मैथ्स टेक्स्ट है। बहुत लंबे समय तक ये रही थी, और मैथमेटिक्स के लिए लोग यही किताब है जो कि देखते थे और इसको सॉल्व करते थे। पंपा, पोन्ना और राणा जो है, ये 3 लोग थे जिन्हें की 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री कहा जाता था। तो लिटरेचर तो डेवलप हो ही रहा था, और लिटरेचर के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी भी आ गई थी। तो राइटिंग हो रही थी, लिटरेरी डेवलपमेंट्स हो रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में निन्निया के बारे में। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने तेलुगु वर्जन महाभारत का शुरू किया था, और बाद में इसे तिकन्ना ने कंप्लीट किया था, तिकन्ना और येरा प्रगादा ने। तो येरा प्रगादा और तिकन्ना इसको कंप्लीट करते हैं। इस बीच में भारत में कई सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, और उनके अंदर बहुत सारा नया बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ। तो ये जो पीरियड है, इस समय में देखिए इस्लाम की एंट्री हो चुकी है, सूफिज्म की एंट्री हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी कि हिंदुइज्म का रिवाइवल किया जाए और एक्सपेंशन किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये करना ब्राह्मणों के लिए एक ज़रूरत थी, बिकॉज जिस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था, और जिस प्रकार से उसमें एक नए आइडिया की बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था कि हिंदू धर्म भी अपने अंदर बदलते हुए समय के साथ बदलाव लाए। और बुद्धिज्म जैनिज्म का डिक्लाइन अभी भी कंटिन्यू था। जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स थे, ये अगर आप देखें तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनको जो है प्रोसिक्यूट किया जाता था, इनको निकाल दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। पांड्य किंग जो थे मदुरई के, उन्होंने कई सारे जो जैन मॉन्क्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। बात करें अगर बुद्धिज्म की, तो ये ईस्टर्न इंडिया में ही कन्फाइंड है, और ज़्यादा ये नहीं फैल पा रहा है। जो पाला रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे, लेकिन जब पाला लोगों की पावर डिक्लाइन हुई, और जब पालाज जो है खुद पावर में नहीं रहे, तो फिर 10th सेंचुरी के बाद बुद्धिज्म को भी जो है ब्लो आउट मिल गया, और उसके बाद धीरे धीरे भारत से बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन होने लग गए। इसके अलावा अगर हम बात करें गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ एक बहुत बड़े हिंदू योगी थे, आज भी इनका नाम बहुत पॉपुलर है,
और ये जो हैं ये बड़े फेमस हिंदू योगी थे। और इनके जो फॉलोअर्स थे गोरखनाथ के, इनको नाथ पंथीज कहा जाता था, यानी कि जो नाथ के पंथ के लोग हैं। तो ये जो है हमेशा ही योगा की बात किया करते थे। और ये जो पाथ है इसे हम कहते हैं तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए खुला है, कोई भी कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर कोई आ सकता है और इससे जुड़ सकता है। इस समय में भी जैनिज्म पॉपुलर है और बुद्धिज्म भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म का रिवाइवल हो रहा है तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चालुक्यन रूलर जो थे, इसमें अगर हम देखें तो जो गुजरात के थे वो पैट्रोनाइज करते थे जैनिज्म को। और जो दिलवारा टेम्पल था माउंट आबू में, ये भी बनवाया गया था इसी समय में। गंगा रूलर्स जो थे कर्नाटका के, ये भी बहुत बड़े ग्रेट पैट्रन थे जैनिज्म के। इस पीरियड में कई सारे जो है जैन टेम्पल, जिनको कि जैन बस्तीज कहा जाता है, वो सेटअप हुए। एंड महास्तंभ यानी कि जो पिलर्स होते हैं वो सेटअप हुए थे भारत के अलग अलग हिस्सों में। और जो गंगा रूलर्स थे, मैंने आपको बताया ही था कर्नाटका वाले, इससे पहले भी हमने इनके बारे में चर्चा की थी कि ये जैन धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थे और इसको काफ़ी ज़्यादा ये प्रचार प्रसार करते थे इसका। जो एक कोलोसल इमेज है श्रवण बेलगोला का, जो ये स्टेचू है 18 मीटर ऊंचा है और वहाँ पे जो है ग्रेनाइट रॉक को कट करके ये बनाया गया है, वो इसी टाइम जो है वो सेटअप किया गया था। वो जो मूर्ति है वो इसी टाइम की बनाई गई थी। इसके अलावा हिंदुइज्म का भी हमने एक्सपेंशन देखा और शिव जी और विष्णु जी की पूजा तो पहले से हो ही रही थी और ये अभी भी चीफ गॉड हैं। और जो शिव हैं वो जीवन की बात करते हैं और जो जीवन जीने का तरीका है, सलीका है, वो विष्णु सिखाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये इनके बहुत ही सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर बन रहे थे और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इनका काम हो रहा था। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो एक जो है कंसर्ट हुआ था यहाँ पे, जैसे कॉन्सर्ट्स आज भी होते हैं, तो वैसे ही तारा द कॉन्सर्ट ऑफ बुद्धा, दुर्गा एंड द काली जो है कंसर्ट ऑफ शिवा, ये जो है ये काफ़ी मतलब चीफ एक कंपेनियन बन गए थे और ये बहुत ज़्यादा चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बन जाते हैं और इनकी काफ़ी पूजा ईस्टर्न इंडिया में हो रही थी। देवी की पूजा बहुत ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में हो रही थी और इसी को हम शक्तिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रिलीजियस रिवाइवल की, तो जो रिलीजियस रिवाइवल है उसके साथ जो पावर और एरोगेंस की बातें हैं वो भी बढ़ गई, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की जो पोजीशन है वो अपने उसको पोजीशन को लेजिटिमाइज करना और पावरफुल बनाना हमेशा चाहेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स हो रहे थे जो कि कई सारे लोअर कास्ट के सेक्शन से और ग्रुप से हो रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण्स को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ब्राह्मणों ने बहुत भेदभाव किया हुआ है, उस भेदभाव को ख़त्म करना है। और ये जो पीरियड है इसमें आप देखेंगे तंत्रिज्म का बड़ा ग्रोथ हुआ, यानी कि जो तंत्र विद्या होती है और चार्म्स एंड स्पेल्स होते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में बड़ा डेवलप हुआ। और इसमें मतलब कोई भी आ सकता था, इसमें कास्ट का कोई लेना देना नहीं था, कोई भी इसमें एनरोल कर सकता था, इस विद्या को सीख सकता था, इस विद्या को प्रैक्टिस कर सकता था। बहुत से पॉपुलर मूवमेंट्स जो इस समय में हुए उसमें से एक है भक्ति मूवमेंट। ये है साउथ इंडिया से निकला हुआ। हालांकि मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड कई सारी बातें पहले भी कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। तो थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊँगी इस बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगले वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पर डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा ज़्यादा रहेगा। खैर अभी के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि भक्ति मूवमेंट के अंदर बहुत सारे पॉपुलर संत आए जिनको कि नयानार और अलवार कहा जाता था। इन्होंने कहा क्या कि भाई हम पुरानी चली हुई प्रथाओं को रिजेक्ट करते हैं और हम लोग इकोनॉमिक और सोशल वे में सुधार लाना चाहते हैं, और इसने सुधार लाया। भक्ति मूवमेंट से बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक सुधार आए। जो चीफ ऑब्जेक्ट थे इनके वर्शिप के वो शिव और विष्णु हैं और ये हमेशा ही तमिल में बोलते थे, क्योंकि शुरुआत जब हुई साउथ इंडिया से तो तमिल लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुआ और हर कोई तमिल भाषा सीख सकता था, समझ सकता था, जानता था। तो लोगों से रिलेट करने के लिए तो आपको अगर किसी को कुछ समझाना है तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। और ये लोग हमेशा ही कहते थे भाई इनइक्वालिटी नहीं होनी
नहीं चाहिए। ये कहते थे कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, लोअर कास्ट के लोगों को भी लाना है, हर किसी को जो है पढ़ने लिखने दो। और लोअर कास्ट के लोगों को जो है कभी भी वैदिक वैदिक वर्शिप या पढ़ाई लिखाई या स्कॉलरशिप वगैरह नहीं दी जाती थी। लेकिन इन संतों ने बोला कि ऐसा नहीं है, हमें जो मंदिरों के दरवाजे हैं वो सबके लिए खोल देने चाहिए, सब लोगों को आने दो। बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे हिली एरियाज़ के, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट हो रहे थे, वो सेटल हो रहे थे, प्लेन एरिया में आ रहे थे, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था, नए नए टेम्पल रिचुअल स्ट्रेंथन हो रहे थे, और रूलर्स की जो पोजीशन है लोकल जो स्टेट्स में है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो राजा को भी अपनी पोजीशन लेजिटिमाइज करने के लिए ब्राह्मणों की और पंडितों की ज़रूरत है, और पंडितों को भी दान दक्षिणा की ज़रूरत है। तो ये गिव एंड टेक का प्रोसेस जो है बन जाता है। तो इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। आप याद रखिए कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है, आप इसे यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। अगले वीडियो में हम कुछ पॉपुलर मूवमेंट जैसे कि लिंगायत या वीर शैव मूवमेंट जो है, और जो हिंदुइज्म एक्सपेंशन और रिवाइवल था, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।